नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम संविधान की प्रस्तावना और विशेषता ऐसे पढ़ेंगे कि एसएससी जीडी 2026 में ये टॉपिक आपका सबसे मजबूत हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। साथियों ध्यान दें, भारतीय जो संविधान है वो कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, इसी दिन भारत गणराज्य बना था, यानी कि भारत एक स्वतंत्र देश बना था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो साथियों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अंगीकृत किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारत ने संविधान को अपना इस दिन से हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, याद रखना है आप लोग को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना इस दिन को हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है सभी को। तो भारतीय जो संविधान है वो कब अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें सभी साथी, ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था साथियों। तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। याद रखना है आपको कि जो भारतीय संविधान का निर्माण है वो किसने किया था, तो संविधान सभा ने किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। संविधान सभा का जो निर्माण है संविधान सभा ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1946 में गठित संविधान सभा कब हुई थी। संविधान सभा गठित 1946 में हुई थी संविधान सभा गठित, और लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण हुआ था। आपको यहाँ पर याद रखना है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हो गया था, मतलब भारतीय संविधान लिख गया था। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, ठीक है, संविधान का निर्माण हुआ था और पूर्ण रूप से लिख गया था संविधान। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो निर्माण हुआ किया है, किसने किया है भारतीय संविधान का निर्माण, तो संविधान सभा ने किया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के जो स्थायी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। अस्थायी अलग थे और स्थायी अध्यक्ष अलग थे, आपको यहाँ पर याद रखना है, डाउट नहीं होना है। ठीक है, तो स्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के, भारतीय संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बाद में भी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, तो याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे और स्थायी अध्यक्ष भी थे किसके, संविधान की, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर ध्यान दें, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, याद रखना है आपको, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ।
प्रारूप समिति का गठन और डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। संविधान निर्माण भी कहा जाता है और संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। किसे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी SSC GD में पूछे जाने वाले प्रश्न है। साथियों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें एक बार। ठीक है, ग्रुप में भी शेयर करें और डेली आपको अब वीडियो मिलेगी SSC GD से संबंधित। ठीक है, ध्यान दें। प्रस्तावना किस शब्द से प्रारंभ होती है? यहाँ पर याद रखें, हमारे भारतीय संविधान में है, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो, वो किस शब्द से प्रारंभ होती है, यहाँ ध्यान दें। ठीक है, तो प्रस्तावना है जो किस शब्द से प्रारंभ होती है साथियों? तो हम भारत के लोग हैं। हमारे जो भारतीय संविधान है वो प्रस्तावना किस शब्द से प्रारंभ होती है? तो हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो यह दर्शाता है कि संविधान की जो शक्ति है जनता से आती है और भारत में जनता सर्वोच्च मानी गई है, यानी कि जनता की सरकार मानी गई है यहाँ पर, ना कि सरकार की सरकार है। ठीक है, तो प्रस्तावना किस शब्द से प्रारंभ होती है? तो हम भारत के लोग हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान की शक्ति जनता है, जनता से आती है और भारत में जनता सर्वोच्च मानी गई है, मतलब जनता ही अपनी सरकार चुनती है। ठीक है, ना कि सरकार अपनी मर्जी से खुद अपनी मन से चुन जाए, नहीं। यहाँ पर भारत में इसलिए चुनाव कराए जाते हैं और जनता की ही सरकार यहाँ पर चुनी जाती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए हैं? यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, आपकी परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है, बार बार रिपीट प्रश्न हुआ है, ध्यान दें। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए हैं? तो 1976 में जोड़े गए हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न, इसलिए ध्यान दें। जो समाज है और पंथ निरपेक्ष है, जो शब्द कब जुड़े गए हैं? 1976 में जुड़े गए हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन, आपको ये भी याद रखना है, 42वें संविधान संशोधन में अधिनियम के तहत 1976 में यह दोनों शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन में और 1976 में ये दोनों शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। आपको याद रखना है क्या जुड़े गए हैं? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये शब्द जुड़े गए हैं, किसमें जुड़े गए हैं? भारतीय प्रस्तावना में। ठीक है, भारतीय संविधान प्रस्तावना में। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के 1976 में दोनों शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दें। भारतीय संविधान कैसा संविधान है? यहाँ पर याद रखना है, जो भारतीय संविधान है वो कैसा संविधान है? तो लिखित संविधान है। ठीक है, ना कि मौखिक है, लिखित संविधान है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा भी लिखित संविधान है, भारत का विश्व का सबसे बड़ा भी संविधान है और लिखित संविधान है। ठीक है, इससे विस्तृत अनुच्छेद और अनुसूचियां भी हैं, इसमें विस्तारित अनुच्छेद और अनुसूचियां भी हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जो संविधान है कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा संविधान है, याद रखिएगा, और लिखित संविधान है, इसमें अनुच्छेद और अनुसूचियां भी हैं। ठीक है, विस्तृत अनुच्छेद और अनुसूचियां भी हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। भारत में शासन प्रणाली कैसी है? यहाँ पर याद रखें, भारत में शासन प्रणाली कैसी है? तो राष्ट्र प्रणाली है या संसदीय प्रणाली है या तानाशाही है या सैन्य शासन है? तो यहाँ पर याद रखना है, भारत में जो शासन प्रणाली है साथियों वो कैसी है? तो संसदीय प्रणाली है, यानी कि राष्ट्रपति शासन नहीं है। यहाँ पर संसदीय प्रणाली है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
आपने देखा होगा जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली शासन है, या वहाँ पर राष्ट्रपति ही सर्वोपरि होता है और राष्ट्रपति ही अंतिम फैसले लेती है और राष्ट्रपति की ही चलती है। लेकिन यहाँ पर भारत में जो है, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट सत्ता नहीं चलाते हैं, यहाँ पर पीएम सत्ता ही चलाता है। जो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है हमारे देश का, वही सत्ता चलाता है, ठीक है। उसके अनुसार ही, उसके दिशा निर्देश में ही भारत में योजना होती है लागू, और भारत में कोई भी नियम कानून होता है तो प्रधानमंत्री के ही अनुसार यहाँ पर चलता है। ऐसी बात नहीं है कि राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है, तो राष्ट्रपति का भी प्रमुख होते हैं, लेकिन वो नाम मात्र के होते हैं। पहले राष्ट्रपति से पहले पीएम नरेंद्र, जैसे कि आपने यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और उन्हीं के सत्ता के आधार पर ही भारत में शासन व्यवस्था लागू है, ठीक है। तो उन्हीं के अनुसार ही सत्ता चलेगी, याद रखिएगा। तो क्या है, ध्यान दें। तो हमारे यहाँ पर जो भारत में है, भारत में शासन प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह ब्रिटेन से ली गई संसदीय प्रणाली है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है जी कहाँ से प्रणाली ली गई है, तो ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। भारत में कितनी नागरिकता है? भारत में कितनी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है, ये आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। एकल नागरिकता का अर्थ क्या है साथियों? एकल नागरिकता का अर्थ है साथियों कि भारत में केवल एक नागरिकता है, यानी पूरे देश में नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। कहने का मतलब है भारत में जो नागरिक रहते हैं वो अगर भारत की नागरिकता है तो उसे सभी राज्य की नागरिकता है, ना कि अलग। ऐसा नहीं है, कई ऐसे देश है दुनिया में कि राज्य की अलग नागरिकता लेनी होती है और देश की अलग नागरिकता लेनी होती है। लेकिन भारत में क्या है, तो भारत में अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते या बिहार नहीं जा सकते कि बिहार की नागरिकता लेनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यानी कि राज्य की नागरिकता जरूरी नहीं है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो सब जहाँ आपको नागरिकता समान अवसर मिलेंगे और समान अधिकार प्राप्त है आपको, ठीक है। कई ऐसे देश हैं कि आपको राज्य की अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी और देश की अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो आप हमारे जो भारत देश में है वो क्या है, तो एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखें। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दें, ध्यान दें। मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मौलिक भाग 3 में है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो नागरिक को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देती हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में दिए गए हैं जो भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। राज्य के नीति निदेशक तत्व में किस भाग में है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो भाग 4 में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नीति निदेशक तत्व राज्य को कल्याणकारी नीति बनाने की दिशा देते हैं, ये न्याय में बाध्यकारी नहीं होते हैं, ठीक है। तो राज्य को कल्याणकारी नीति बनाने में दिशा देते हैं, एक न्यायालय में बाध्यकारी नहीं होते हैं, आपको याद रखना है। मतलब राज्य की खुद अपनी एक स्वतंत्र योजना चला सकती है, ना कि ऐसा नहीं है कि राज्य अगर चाहे कि कोई योजना, लाभकारी योजना निकालना चाहे तो केंद्र सरकार उसे निकालने न दे, तो ऐसा नहीं है। राज्य की भी अपनी एक शक्ति होती हैं, ठीक है। तो राज्य अपना स्वयं कल्याणकारी नीति बनाने की दिशा में एक नीति निकाल सकता है, मतलब योजना बना सकता है राज्य, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो किस में है, संविधान की भाग 4 में है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों, ध्यान दें। भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? ध्यान दें, भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 3 सूचियां हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
3 सूचियां हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची, ठीक है। ये 3 सूचियां में विषयों का विभाजन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। कौन कौन? केंद्र सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। ये 3 सूचियों विषयों का विभाजन किया गया है। 3 सूचियों का विषयों का विभाजन किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का है, ठीक है। समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में उल्लेखित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में उल्लेखित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। प्रस्तावना में बंधुत्वता का अर्थ क्या है? बंधुता का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें बंधुता का अर्थ क्या है? तो भाईचारा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भाईचारा। तो बंधुता का अर्थ है सभी नागरिकों को एकता और संप्रदाय बनाए रखना, ठीक है। क्या है बंधुता का अर्थ है? तो सभी नागरिकों को एकता और सद्भाव बनाए रखना, मतलब आपस में मिलकर रहना, सद्भाव यही है, ठीक है। तो सभी नागरिक एकता और समानता बनाए रखना और एक समान बनाए रहना, का यही है सद्भाव, मतलब भाईचारा बनाए रखना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। भारत किस प्रकार का गणराज्य है? भारत किस प्रकार का गणराज्य है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि राजशाही नहीं है यहाँ पर, याद रखिएगा। न वंशानुगत है, न राजतंत्र है, न सैन्य शासन है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत किस प्रकार का गणराज्य है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। तो भारत में जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। यहाँ पर ध्यान दें, भारत में जो जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, इसलिए इसे लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जनता द्वारा जो चुना गया राष्ट्रपति भारत का प्रमुख और राज्य यानी कि देश का भी प्रमुख होता है और राज्य का भी प्रमुख होता है, इसलिए इसे लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो राज्य के जो प्रमुख होते हैं वो सीएम होते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पर याद रखना है, राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के ही प्रमुख होते हैं, ठीक है। भारत के मतलब प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसलिए इसे चुना, तो जनता द्वारा चुना गया चीफ मिनिस्टर राज्य का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति राज्य का वो पूरे स्टेट मतलब पूरे देश का प्रमुख होता है, हेड ऑफ प्रेसिडेंट होता है, मतलब राष्ट्रपति होता है पूरे देश का, ठीक है, प्रमुख होता है, इसलिए इसे लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। आपको याद रखना है, यहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ पर याद रखें, ठीक है। राजशाही नहीं है, न वंशानुगत है, न जनता शासन है, न राजतंत्र है, ठीक है। राजतंत्र किसे कहते हैं? जो राज्य द्वारा चलाया गया नियम कानून और राजा का ही वहाँ पर शासन हो तो उसे राजतंत्र कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, याद रखिए। यानी कि जनता द्वारा चुना गया शासन ही यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों, ध्यान दें। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या है? संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ साथियों, संविधान सर्वोच्च है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में सभी संस्था संविधान के अधीन कार्य करती हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, ठीक है। संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है, याद रखना है। यानी कि संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है संविधान सर्वोच्च है, मतलब ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जो भारत में संविधान के विपरीत कोई कार्य कर रहा हो, तो संविधान के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुसार ही कानून बनाया जा सकता है और संविधान के द्वारा जो नियम पालन है उनको निभाकर ही हम कोई नियम कानून निकाल सकते हैं, ना कि कोई ऐसा नहीं है कि भारत में कोई नियम कानून निकालें और संविधान के विरोध हो, तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं निकाला जा सकता। इसलिए यहाँ पर बताया गया है संविधान ही सर्वोच्च है, ठीक है,
यहाँ पर याद रखें। तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है और इसी के अनुसार ही हमें कार्य करना होता है, और भारत में जो भी कार्य होते हैं वो संविधान के द्वारा ही किए जाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो कठोर है एवं लचीली दोनों है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो कठोर भी है और लचीली भी है, यानी कि दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो कुछ संशोधन साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से होते हैं। यानी कि कोई भी अगर संविधान में संशोधन करना है तो कुछ साधारण बहुमत से है, लेकिन कुछ है जो बहुत विशेष से होते हैं, इसलिए इसे मिश्रित प्रकृति का संविधान कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी नियम कानून चेंज करना है संविधान में तो कुछ तो समान है कि समान बहुमत से कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष संविधान में मतलब संशोधन है जो आपको साधारण ऐसे नहीं किए जा सकते, विशेष बहुमत से ही होते हैं, इसलिए इसे मिश्रित प्राकृतिक संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है प्रकृति कैसी है? तो कठोर भी है और लचीली दोनों है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। आपातकालीन प्रावधान किस देश से प्रेरित है? आपातकालीन प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो जर्मनी से है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान किस देश से प्रेरित है, यानी कि लिए गए हैं, तो जर्मनी देश से लिए गए हैं, याद रखिएगा। आपातकालीन की अवधारणा जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, जिसे संकट के समय केंद्र को विशेष शक्तियाँ मिलती हैं। यहाँ पर याद रखना है, अगर कोई भी भारत में अगर कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है तो राज्य स्टेट से ज़्यादा किसे शक्ति ज़्यादा मिलती है? केंद्र सरकार को, यानी कि पीएम को, प्रधानमंत्री को ही ज़्यादा शक्ति यहाँ पर मिलती है, और संकट आने पर केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ मिलती हैं और केंद्र सरकार की ही चलती है, ना कि राज्य स्टेट सरकार की। ठीक है, आपातकाल जैसी स्थितियों में। ठीक है, अगर वो चाहें तो पूरे देश को बंद कर सकते हैं, उनके पास इतनी शक्तियाँ आ जाती हैं आपातकाल जैसी स्थितियों में। ठीक है, तो संविधान जो प्रेरित है वो संविधान का जो नियम कानून है वो लिया गया है, कुछ देश से लिया गया है, तो जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान ने लिया है। ठीक है, तो जर्मनी देश, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। संविधान संशोधन का अधिकार किससे है? संविधान संशोधन का अधिकार किससे है? तो संविधान जो संशोधन का अधिकार है वो किससे है, यहाँ पर याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो किससे है? तो संसद को है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद यहाँ पर याद रखना है, अनुच्छेद 368 यहाँ पर याद रखें, संसद को अधिकार है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद यहाँ पर याद रखें, अनुच्छेद 368 में के अनुसार संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, यानी कि संसद ही संविधान का अनुच्छेद मतलब संविधान संशोधन कर सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, संसद को ये अधिकार है, किस में है? अनुच्छेद 68 में है, संसद को अधिकार है संविधान संशोधन का, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस प्रकार की है साथियों? तो उद्देश्य पत्र की है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान यानी कि प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य है और आदर्श बताती है, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य और आदर्श बताती है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। किसे? उद्देश्य पत्र, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार की है? तो उद्देश्य पत्र की है। तो यह प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य और आदर्श बताती है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को, प्रस्तावना है जो भारतीय संविधान की क्या है? तो उद्देश्य बताती है संविधान का और आदर्श बताती है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है प्रस्तावना को। उद्देश्य पत्र तो किस प्रकार की है प्रस्तावना? तो उद्देश्य पत्र की है, याद रखें। मतलब उद्देश्य पत्र मतलब संविधान का उद्देश्य क्या है यही बताती है, तो याद रखें उद्देश्य पत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 22वां, ध्यान दें।
संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था संविधान सभा का गठन? तो 1946 में। याद रखिए, सभी साथी याद रखें, 1946। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। आपको यहाँ पर याद रखना है, जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, याद रखें। और किसकी समिति के, हाँ, किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन, किस योजना के तहत हुआ था गठन संविधान सभा का गठन? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ पर याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। ठीक है, तो भारतीय संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद रखें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष, यहाँ पर स्क्रीन छोटी होने के कारण मैं बता नहीं पा रहा, मैं आपको बता देता हूँ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान में समय लगा था, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण हो गया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। ठीक है, याद रखिएगा। यह संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक 26 नवंबर 1949 तक चली थी प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि 9 दिसंबर से 1946, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक चली थी प्रक्रिया, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे हमारे भारतीय संविधान को निर्माण में। ठीक है, यानी कि हमारा भारतीय संविधान निर्माण हो गया था, पूर्ण रूप से बन गया था। ठीक है, तो याद रखें, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। किसमें है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की है। कौन कौन है? अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान को किस नाम से भी जाना जाता है? भारतीय संविधान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सर्वोच्च कानून के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, कोई भी कानून इसके विरुद्ध नहीं बनाया जा सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय संविधान एक ऐसा कानून है, मतलब ये ऐसा नियम है जो भारत की किसी भी कानून इसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते या इसके विरुद्ध कार्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, याद रखिएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, यह कोई भी कानून इसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते या कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता भारतीय संविधान के विरुद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 25 MCQ क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में रखे मिलेंगे बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से आपकी 5 नंबर पक्की है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो समझो 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हैं, पूछे जाने की बहुत ही संभावना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट का संविधान के कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड प्रश्न हुए हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद।